काले रंग की रोल्स रॉयस खामोशी से मुंबई की शाम के शोरगुल वाले ट्रैफिक से खुद को अलग करते हुए आगे बढ़ रही थी। अंदर प्रिया मोती जैसे रंग की रेशमी साड़ी और कीमती हीरे के आभूषणों में खिड़की से बाहर देख रही थी। 42 साल की उम्र में उसके बादर एक एहसान पास सब कुछ था, धन, प्रसिद्धि और एक ऐसी खूबसूरती जिसे समय ने छुआ तक नहीं था। वह अपने ही समूह द्वारा प्रायोजित एक चैरिटी सेंटर के उद्घाटन समारोह में जा रही थी। चेयरपर्सन मैडम, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, सामने की सीट पर बैठे युवा और सजीले असिस्टेंट अमन ने कहा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अभी भी जल्दी में भागते लोगों की भीड़ पर टिकी थीं। अचानक गाड़ी एक गरीब बस्ती के पास चौराहे पर ट्रैफिक जाम में फांस की पॉज की शार की गई। सीलन स्ट्रीट फूड और मेहनत की पसीने की मिली जुली गंध उस आलीशान गाड़ी के अंदर तक घुस आई। ठीक उसी समय एक गाने की आवाज उठी। यह आवाज सुरीली या सधी हुई नहीं थी, बल्कि कर्कश और देहाती थी, जैसे किसी मेहनतकश इंसान की जिंदगी का निचोड़ हो। वह आवाज एक पुराने गिटार की धुन के साथ मिलकर एक ऐसा दर्द बयां कर रही थी जो दिल को चीर दे। तुम पर उधार है मेरा। वो पार्क की बेंच, वो शाम जब पत्ते गिर रहे थे। प्रिया का पूरा शरीर अकड़ गया। उसका दिल, जो पिछले कई सालों से व्यापार की दुनिया की कठोरता के खोल में बंद था, अचानक किसी अदृश्य हथौड़े की चोट से टूट गया। यह धुन, यह आवाज भले ही बदल गई थी, समय की धूल जम गई थी, लेकिन वह इसे कभी नहीं भूल सकती थी। गाड़ी रोको, प्रिया की आवाज कांप रही थी। लेकिन चेयरपर्सन मैडम, हमें देर हो जाएगी। मैंने कहा, गाड़ी रोको। प्रिया लगभग चिल्लाई, जो वह बहुत कम करती थी। गाड़ी जल्दी से किनारे लग गई। ड्राइवर के दरवाजा खोलने का इंतजार किए बिना प्रिया ने खुद ही भारी दरवाजे को धकेला और लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। बाजार का शोरगुल उसके चेहरे से टकराया। उसने राहगीरों की हैरान नजरों की परवाह नहीं की और उस गाने की आवाज के पीछे चलती गई। वहां था वह, एक पुराने गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला सांवला आदमी एक छोटे से स्टूल पर बैठा था। उसने एक रंग उड़ी हुई शर्ट और पुरानी खाकी पैंट पहन रखी थी। उसकी लैन ऐजान डोक सांवला आदमी एक छोटे से स्टूल पर बैठा था। आंखें बंद थीं, जैसे वह संगीत में पूरी तरह खो गया हो। उसके सामने एक छोटा सा गत्ते का डिब्बा था, जिसमें कुछ सिक्के और लॉटरी टिकटों की एक गड्डी रखी थी। सस्ते से काले चश्मे उसकी आंखों के कोनों की गहरी झुर्रियों को पूरी तरह नहीं छिपा पा रहे थे। वह रोहन था, उसका पति रोहन, जिससे उसका संपर्क पिछले 16 सालों से टूट गया था। प्रिया आते जाते लोगों की भीड़ के बीच मूर्ति की तरह खड़ी रह गई, जैसे उसके चारों ओर की दुनिया थम गई हो। वह शक्तिशाली अरबपति महिला, जो अपनी एक भ्रिकुटी से पूरे समूह को हिला सकती थी, अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके पैर कांप रहे थे, शरीर में खून जम गया था, सारी आवाजें गायब हो गई थीं। बस रोहन की कर्कश आवाज उसके दिल को एक एक करके चीर रही थी। तुम पर उधार है मेरा, तुम पर उधार है मेरा। गाने की आखिरी पंक्ति खत्म होते ही उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और अपने दुबले पतले हाथों से गिटार को पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि उससे कुछ ही कदम दूर एक औरत उसे देख रही थी, जिसकी आंखों से न जाने कब से आंसू बह रहे थे। 16 साल, जैसे एक सपना हो। वह सपना जिसे उसने अपने दिल की गहराइयों में दफन कर दिया था, आज इतने दर्दनाक और नग्न रूप में वापस आ गया था। उसका पूर्व पति, जिसे वह कभी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, आज एक अंधा गायक था जो गुजारे के लिए लॉटरी टिकट बेच रहा था। और वह एक अरबपति महिला जो रेशम और मखमल में जी रही थी। यह कड़वी सच्चाई एक जोरदार तमाचे की तरह थी, जिसने प्रिया को बस वहां खड़े होकर अपने होठों को खून निकलने तक काटने पर मजबूर कर दिया, ताकि वह रो न पड़े। गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज ने प्रिया को हकीकत में वापस ला दिया। अमन जल्दी से उसके पास दौड़कर आया और धीरे से बोला, चेयरपर्सन मैडम,
चेयरपर्सन मैडम, क्या आप उन्हें जानती हैं? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अनजाने में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी रोहन की दुबली, पतली पीठ पर टिकी थीं। वह एक सपने में चलने वाले की तरह मुड़ी और वापस गाड़ी में बैठ गई। अमन ने समझदारी से ड्राइवर को जल्दी से चलने का इशारा किया। गाड़ी फिर से चल पड़ी पीछे, उस गरीब बाजार और लॉटरी टिकट बेचने की धीमी आवाज को छोड़ते हुए। लेकिन प्रिया के मन में अतीत की पूरी दुनिया कल की तरह साफ साफ उभर आई। 16 साल पहले वह सिर्फ 26 साल की एक गरीब लेकिन खूबसूरत लड़की थी। वह रोहन से मिली जो 28 साल का एक सीधा, सादा और ईमानदार मजदूर था, जो उसकी चौल के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। उनका प्यार जंगली घास की तरह स्वाभाविक रूप से पनपा, जिसमें महंगी चीजों की जरूरत नहीं थी। बस पुरानी साइकिल पर घूमना, 1 रुपए वाली कुल्फी खाना और एक खुशहाल भविष्य के वादे थे। प्रिया, तुम्हारे हाथ इतने खुरदरे क्यों हो गए हैं? रोहन ने एक दिन कपड़े की फैक्ट्री में काम करने के बाद उसके हाथ पकड़कर दुख से कहा था। प्रिया बस मुस्कुराई। आपके हाथ तो मेरे हाथों से भी ज्यादा खुरदरे हैं, पूरे सीमेंट से भरे हुए। कुछ साल और रुक जाओ। रोहन ने उसके कान में फुसफुसाया था। उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। जब हमारे पास एक छोटी सी जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे, तो मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा। हम अपने घर में बोगनविलिया की बेल लगाएंगे। मैं तुम्हें और दुख नहीं उठाने दूंगा। मैं वादा करता हूं। उसका वादा उसे आज भी याद था। वे कभी इतने खुश थे। उनकी शादी में बस चौल के कुछ दोस्तों के लिए एक साधारण सा खाना था, लेकिन उन दोनों की मुस्कान किसी भी भव्य पार्टी से ज्यादा चमकदार थी। जिंदगी गरीब थी, लेकिन गर्मजोशी से भरी थी। हर शाम काम से लौटने के बाद रोहन अपना पुराना गिटार निकालता और उसके लिए गाता। तब उसकी आवाज साफ और उम्मीदों से भरी थी। वह कहता था कि वह गिटार इसलिए सीख रहा है ताकि बाद में अपने बच्चों को लोरी सुना सके। लेकिन फिर त्रासदी हुई। उसकी मां शांति जी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उन्हें दिल के ऑपरेशन के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत थी। गांव में उनके माता पिता का जर्जर घर भी गिरने वाला था। रोजी रोटी का बोझ उन युवा पति पत्नी के कंधों पर आ पड़ा। रोहन दिन रात बिना रुके काम करता। कोई भी काम जिससे पैसा मिल सकता था वह कर लेता। और प्रिया अपने पति को दिन ब दिन दुबला होते देखती, अपनी मां को कमजोर होते देखती। उसका दिल किसी के द्वारा निचोड़ा जा रहा हो ऐसा महसूस होता। ठीक उसी समय एक अमीर आदमी, जहां वह काम करती थी, उस बड़ी कपड़ा कंपनी का मालिक, उस पर ध्यान देने लगा। उसने एक क्रूर प्रस्ताव रखा। वह उसकी मां के अस्पताल का सारा खर्च उठाएगा और उसे व्यापार शुरू करने के लिए एक बड़ी पूंजी देगा। बदले में उसे रोहन को तलाक देकर उसके साथ जाना होगा। प्रिया कई रातों तक रोती रही। वह रोहन से प्यार करती थी, लेकिन वह अपनी मां को धीरे धीरे मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। उनकी पहली और आखिरी लड़ाई हुई। तुम खुद को इस तरह नहीं बेच सकती प्रिया। रोहन गुस्से और लाचारी से लाल आंखों से चिल्लाया। तो आप बताइए मैं क्या करूं? प्रिया सिसकते हुए बोली। मां को मरते हुए देखूं या आपको काम करते करते मरते हुए देखूं? मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अंत में एक मूसलाधार बारिश वाली दोपहर में उसने पहले से हस्ताक्षर किया हुआ एक तलाक का आवेदन और एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ी, मुझे माफ कर देना, मुझे ढूंढना मत, और चुपचाप चली गई। उसने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, नहीं उसकी एक और बात सुनने की। उसे डर था कि वह कमजोर पड़ जाएगी। उसने सोचा था कि उसका बलिदान रोहन को एक कम बोझ वाली जिंदगी जीने में मदद करेगा और वह अपने अतीत को दफन करके एक नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी इतनी क्रूर होगी। उसकी मां के ठीक हो जाने के बाद उस अमीर आदमी ने भी अपना वादा नहीं निभाया। उसने उसे सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया।
अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रिया ने शून्य से अपना करियर बनाया। आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए हर तरह की कड़वाहट और अपमान का स्वाद चखा, लेकिन उसे कभी भी एक रात की अच्छी नींद नहीं मिली। रोहन की छवि और बोगनविलिया की बेल वाले घर का वादा हमेशा उसे सताता रहा। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह पुरानी चौल बोगनविलिया की बेल वाले घर का वादा हमेशा उसे सताता रहा। छोड़ चुका था, उसका कोई अता पता नहीं था, और अब 16 साल बाद उसने उसे इस हाल में पाया था। एक अंधा, सड़क पर गाने वाला गायक। उसके साथ क्या हुआ था? किस दुर्घटना ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली? भगवान ने उस भले आदमी के साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों किया? ये सवाल प्रिया के दिल में गहरे चुभ रहे थे, उसे असहनीय दर्द दे रहे थे। अगले दिन प्रिया कंपनी नहीं गई। उसने अपनी सारी मुलाकातें रद्द कर दीं, साधारण कपड़े पहने, कोई मेकअप नहीं किया, और खुद गाड़ी चलाकर कल वाले गरीब बाजार में गई। उसने अपनी गाड़ी एक छिपे हुए कोने में खड़ी की और चुपचाप देखने लगी। रोहन अभी भी वहीं उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपने दिन की शुरुआत उदास धुनों से की। कभी कभी कोई राहगीर दया करके उसे कुछ सिक्के दे देता या एक लॉटरी टिकट खरीद लेता। वह हर बार ईमानदारी से सिर झुकाकर धन्यवाद कहता। उसकी मुस्कान अभी भी वैसी ही भली थी, बस अब उसमें थोड़ी और पीड़ा घुल गई थी। प्रिया घंटों तक अपनी गाड़ी में बैठी बस उसे देखती रही। उसने एक बूढ़े आदमी को, जिसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, एक पुराना कुर्ता पहने हुए, रोहन के लिए खाने का एक डिब्बा और पानी की एक बोतल लाते देखा। रोहन ने उसे लिया और खुशी खुशी उससे बातें करने लगा। वह जरूर उसका कोई अच्छा पड़ोसी होगा। प्रिया ने उस आदमी के जाने का इंतजार किया, फिर उसने सारी हिम्मत जुटाकर गाड़ी से बाहर कदम रखा। वह रोहन के बैठने की जगह के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान पर गई और सबसे कोने वाली मेज चुनी। यहां से वह उसके गाने को और साफ सुन सकती थी। उसके चेहरे पर हर एक झुर्री को और साफ देख सकती थी। एक के बाद एक सारे गाने उदास प्रेम गीत थे, बिछड़ने और यादों के गीत। ऐसा लगता था जैसे पिछले 16 सालों से वह बस इन्हीं उदास धुनों के साथ जी रहा था। प्रिया का दिल सिकुड़ गया। क्या वह उसके लिए गा रहा था? दोपहर तक जब भीड़ कम हो गई तो रोहन ने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। वह टटोलते हुए अपनी बांस की छड़ी को जमीन पर ठोककर रास्ता बनाते हुए एक एक कदम बढ़ा रहा था। उसकी यह हालत देखकर प्रिया अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह जल्दी से मुड़ गई, डर था कि वह उसकी सिसकी सुन लेगा। उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। वह बहुत तूप नाई था रहे है, धीरे धीरे सावधानी से सड़क के किनारे चल रहा था। वह एक गहरी और घुमावदार छोटी गली में मुड़ा। जहां वह रहता था, वह गली के आखिर में एक जर्जर सीलन भरा किराए का कमरा था। लकड़ी का दरवाजा सड़ चुका था, दीवारों से प्लास्टर के टुकड़े गिर रहे थे। दूर से उसके रहने की जगह को देखकर प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। अरबपति महिला करोड़ों के बंगले में रहती थी और उसका पूर्व पति एक ऐसी जगह पर जो चूहे के बिल से कम नहीं थी। इस क्रूर विषमता ने उसे अपराधबोध और शर्मिंदगी की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। रोहन की जिंदगी की तस्वीरें उसे सताती रहीं। उसे कुछ करना होगा, वह उसे इस तरह जीना जारी नहीं रखने दे सकती। लेकिन वह कैसे करे? उसके सामने आकर कहे, मैं वापस आ गई हूं, अब मैं बहुत अमीर हूं, मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो। वह क्या सोचेगा? वह निश्चित रूप से सोचेगा कि वह पैसे का इस्तेमाल उस पर दया करने, उसके स्वाभिमान का अपमान करने के लिए कर रही है। पहले रोहन बहुत स्वाभिमानी था। गरीब होने के बावजूद उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वह हमेशा कहता था, भूखे रहेंगे पर साफ रहेंगे, फटे पहनेंगे पर शान से रहेंगे। क्या ऐसा आदमी उस पत्नी की मदद स्वीकार करेगा जिसने उसे छोड़ दिया था? प्रिया को उनकी आखिरी लड़ाई में
उसकी नफरत भरी आंखें याद आईं। वह उससे नफरत करता था, यह निश्चित था। 16 साल, वह नफरत शायद उसकी हड्डियों में समा गई होगी। अगर वह सामने आई तो शायद वह उसे और दुख देगी, उसके सोए हुए घावों को फिर से कुरेद देगी। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका ज़मीर उसे मार डालेगा। वह इस अमीरी का आनंद कैसे ले सकती थी जब वह जानती थी कि जिस आदमी ने कभी उसके लिए इतनी पाँच रात है मेहनत की थी, वह अब ऐसी गरीबी में जी रहा है। आंतरिक संघर्ष ने प्रिया को लगभग पागल कर दिया। वह अपने विशाल खाली लिविंग रूम में टहलती रही। यह धन, यह शक्ति जिसे पाने के लिए उसने अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी थी, अब इतनी अर्थहीन और कड़वी क्यों लग रही थी। अगली सुबह प्रिया सूजी हुई आंखों के साथ कंपनी आई। उसे देखते ही अमन ने चिंता से पूछा, चेयरपर्सन मैडम, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा बहुत खराब लग रहा है। प्रिया ने हाथ हिलाया, उसकी आवाज भारी थी। कुछ नहीं, इस हफ्ते का मेरा शेड्यूल फिर से बनाओ। सभी गैर जरूरी बैठकें रद्द कर दो। लेकिन चेयरपर्सन मैडम, विशाल प्रॉपर्टीज के पार्टनर के साथ बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी वाइस चेयरपर्सन श्रीमती शीतल ने कई बार अपॉइंटमेंट लिया है। यह नाम सुनकर प्रिया ने हल्की सी भ्रुकुटी चढ़ाई। शीतल व्यापार की दुनिया में एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी थी, एक चतुर महत्वाकांक्षी और किसी भी हद तक जाने वाली महिला। शीतल के साथ मुकाबला हमेशा प्रिया को अपना पूरा दिमाग लगाने पर मजबूर करता था, लेकिन इस समय उसके पास व्यापार के बारे में सोचने का कोई मन नहीं था। उसे बाद के लिए टाल दो, कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रिया ने दृढ़ता से जवाब दिया और अपने ऑफिस में चली गई। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अमन बाहर खड़ा आहें भरता रहा। वह प्रिया के लिए 5 साल से असिस्टेंट था। यह समझने के लिए काफी था कि कुछ बहुत गंभीर हो रहा है। उसने उसे कभी इस तरह नियंत्रण खोते नहीं देखा था। जिस महिला को वह जानता था, वह हमेशा एक ठंडी, निर्णायक और काम को सबसे ऊपर रखने वाली आयरन लेडी थी। कमरे के अंदर प्रिया कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी, लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग फिर से कल की उस छोटी जर्जर गली में घूम रहा था। उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? पहला विचार पैसे का था। वह गुप्त रूप से किसी को उसके पास एक ताद-ए-हज़ारा था, बड़ी रकम भेज सकती थी जो उसकी बाकी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफी हो। लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। वह रोहन के स्वभाव को जानती थी। वह कभी भी आसमान से गिरे पैसे को स्वीकार नहीं करेगा। वह शक करेगा और स्रोत का पता लगाने की कोशिश करेगा। अगर उसे पता चला कि यह पैसा उसका है तो वह भूखा मरना पसंद करेगा, लेकिन निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर उसे और स्वाभाविक तरीके से उसके पास पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? अचानक प्रिया को उस बूढ़े आदमी की याद आई जो अक्सर रोहन को खाना देता था। शायद उसे उस आदमी से शुरू करना चाहिए। वह एक दयालु और रोहन के करीबी व्यक्ति लगते थे। शायद उनके माध्यम से वह पिछले 16 सालों में रोहन की जिंदगी के बारे में और जान सके। यह तय करके प्रिया झटके से उठी, अपना हैंड बैग लिया और सीधे बाहर चली गई। अमन को हैरान परेशान छोड़कर वह गाड़ी चलाकर बाजार गई, लेकिन तुरंत अंदर नहीं गई, बल्कि कल वाली चाय की दुकान पर बैठकर इंतजार करने लगी। गौरैन दोपहर के करीब वह आदमी हाथ में खाने का डिब्बा लिए फिर से प्रकट हुआ। प्रिया ने उसके रोहन से बात खत्म करने और वापस जाने का इंतजार किया, फिर वह जल्दी से उसके पीछे हो ली। उसने उसे गली के आखिर में पकड़ लिया। नमस्ते अंकल जी, प्रिया ने अपनी आवाज को यथासंभव स्वाभाविक रखने की कोशिश करते हुए कहा। उस आदमी शर्मा जी ने शक भरी नजरों से उसे देखा। उसके जैसी सजी धजी महिला उनसे क्या चाहती थी? आपने मुझे बुलाया जी? मैं अक्सर बाजार के कोने पर उस गायक को गाते हुए सुनती हूँ। मैंने देखा है कि आप अक्सर उन्हें खाना देते हैं। मैं बस उनकी स्थिति के बारे में थोड़ा पूछना चाहती थी।
शर्मा जी ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली, उनकी आंखें और नरम हो गईं। अरे तुम रोहन की बात कर रही हो, बहुत बेचारा है बेटा। वह मिट्टी की तरह सीधा है, लेकिन भगवान उस पर मेहरबान नहीं है। जी क्या वह अंधे हैं? प्रिया ने पूछा, उसका गला भर आया। हाँ, कई साल पहले एक काम के दौरान दुर्घटना हो गई थी। मचान से गिरकर सिर पर चोट लगी थी। जान बच गई, यही बड़ी बात है, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। शर्मा जी ने दुख भरे स्वर में बताया। उस समय वह बहुत टूट गया था। सुना है उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। वह अकेला रह गया। पहले कुछ साल बहुत मुश्किल थे। बाद में उसने लॉटरी टिकट बेचना और मन बहलाने के लिए गिटार बजाना सीखा। जो कोई दया करता है वह खरीद लेता है। वह बस ऐसे ही जी रहा है बेटा। शर्मा जी के हर शब्द प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। दुर्घटना, पत्नी का छोड़कर जाना, एक दर्दनाक संयोग। क्या दुर्घटना उसके जाने के ठीक बाद हुई थी? क्या वह बहुत उदास और दुखी होने के कारण काम में सावधान नहीं था? गलती उसकी थी, सब कुछ उसकी वजह से था। तो क्या उनका कोई और रिश्तेदार नहीं है? प्रिया ने सिसकी को दबाने की कोशिश करते हुए पूछा। वह बचपन से अनाथ है। पत्नी ही एकमात्र रिश्तेदार थी और वह भी चली गई। हम यहाँ के पड़ोसी उसे सीधा, सादा और बेचारा देखकर उसकी मदद करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है। प्रिया और नहीं सुन सकती थी। उसने शर्मा जी को धन्यवाद कहा और जल्दी से मुड़ गई। वह गाड़ी में बैठी अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया और फूट फूट कर रोने लगी। पछतावे, दर्द और अपराधबोध के आंसू जो उसने पिछले 16 सालों से दबा रखे थे, अब फूट पड़े थे। वह गलत थी। वह सच में गलत थी। उसके जाने से रोहन बेहतर नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे त्रासदी के अंधेरे में धकेल दिया था। शर्मा जी से बात करने के बाद प्रिया एक खोई हुई आत्मा की तरह हो गई। अपराधबोध उसे हर पल खा रहा था। उसने फैसला किया कि उसे रोहन की मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा। एक ऐसा तरीका जो इतना चतुर हो कि उसे चोट न पहुंचे। उसे याद आया कि शर्मा जी ने उल्लेख किया था कि रोहन और चौल के कई अन्य गरीब मजदूर अक्सर पास के एक धर्मार्थ भोजनालय में खाना खाते थे। उस भोजनालय का नाम लीला जी की मुस्कान था, जिसे लीला जी नाम की एक महिला ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए खोला था। प्रिया के दिमाग में एक विचार कौन था, यह एक मौका हो सकता है। अगले दिन प्रिया उस भोजनालय में गई। यह एक छोटा साधारण लेकिन बहुत साफ सुथरा भोजनालय था। दोपहर के समय यह खचाखच भरा हुआ था। गरीब, मजदूर, बेसहारा बुजुर्ग, लॉटरी टिकट बेचने वाले, वे चुपचाप खा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर जीवन के संघर्ष की छाप स्पष्ट थी। प्रिया ने लीला जी को देखा, एक लगभग 60 साल की मोटी दयालु महिला जो मुस्कुराते हुए सबको खाना परोस रही थी। उन्होंने एक भूरे रंग का साधारण सूट पहना था। उनके सफेद बाल बड़े करीने से जूड़े में बंधे थे। उनकी मुस्कान बहुत कोमल और औबुन थी। और फिर उसने उसे देखा। रोहन एक कोने में चुपचाप अपना खाना खा रहा था। भले ही वह देख नहीं सकता था, फिर भी वह बड़े सलीके और सफाई से खा रहा था। कभी कभी वह आसपास की मेजों से कोई मजेदार कहानी सुनकर मुस्कुरा देता। वह मुस्कान अभी भी वही भली आशावादी मुस्कान थी जिससे वह कभी प्यार करती थी। लेकिन अब उसकी अंधी आंखों के माध्यम से उसे देखकर प्रिया का दिल दर्द से सिकुड़ गया। वह दरवाजे पर छिपकर खड़ी रही। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, बस चुपचाप उसे देखती रही। उसे डर था कि उसकी उपस्थिति इस शांतिपूर्ण माहौल को भंग कर देगी। उसने उसे खाते हुए देखा, फिर खुद टटोलते हुए अपनी थाली धोने की जगह पर ले जाते हुए, और जाने से पहले भोजनालय की मालकिन को सिर झुकाकर धन्यवाद करते हुए। इस छोटे से कार्य से पता चलता था कि वह अभी भी वही दयालु और शिष्टाचार वाला आदमी था जैसा वह पहले था। प्रिया ने भोजनालय के खाली होने का इंतजार किया, फिर वह लीला जी से मिलने के लिए अंदर गई।
नमस्ते आंटी जी। लीला जी ने सिर उठाकर एक सजी धजी महिला को देखा। वह थोड़ी हैरान हुई। नमस्ते बेटा, क्या तुम्हें खाना चाहिए? जी नहीं, मैं आपके भोजनालय के लिए थोड़ा योगदान देना चाहती हूँ। प्रिया ने यह कहते हुए अपने बैग से एक मोटा लिफाफा निकाला। लीला जी ने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं ले सकती। यह भोजनालय मैंने अपने पैसे से खोला है। जब तक मुझ में ताकत है, मैं यह करती रहूंगी। बहुत से लोग पैसे देना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती। अगर तुम्हारा मन है तो कभी कभी आकर सफाई में हाथ बंटा देना, वही बहुत है। लीला जी के रवैये ने प्रिया को सम्मान और उलझन दोनों में डाल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पैसे का इस्तेमाल करने की उसकी योजना विफल हो जाएगी, लेकिन इसी वजह से उसका इस महिला पर विश्वास और बढ़ गया। जी, तो क्या मैं यहाँ मदद करने आ सकती हूँ? प्रिया ने अचानक पूछ लिया। लीला जी ने उसे सिर से पैर तक देखा और मुस्कुराईं। तुम और यह छोटे मोटे काम करोगी? रहने दो बेटा, हम यहाँ संभाल लेंगे। मैं कर सकती हूँ आंटी जी, कृपया मुझे एक मौका दीजिए, प्रिया ने आग्रह किया। प्रिया की आंखों में ईमानदारी देखकर लीला जी का दिल पिघल गया। ठीक है, तो कल जल्दी आ जाना। हम सुबह 9 बजे से तैयारी शुरू कर देते हैं। प्रिया खुशी से झूम उठी और लीला जी को बार बार धन्यवाद दिया। कम से कम उसके पास रोहन के करीब रहने, उसे देखने और स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने का एक बहाना तो था। उस रात कई दिनों के बाद पहली बार प्रिया ने अपने दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण महसूस की। उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता कैसा होगा, लेकिन वह जानती थी कि वह अब पीछे नहीं हट सकती। ठीक 9 बजे अगली सुबह प्रिया लीला जी की मुस्कान भोजनालय में मौजूद थी। उसने एक साधारण टी शर्ट और पैंट पहनी थी, बाल ऊंचे बांधे थे और सारे महंगे गहने उतार दिए थे। इस बदलाव ने लीला जी और अन्य कर्मचारियों को हैरान कर दिया, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। प्रिया काम में जुट गई। उसने मेजें साफ की, सब्जियां काटीं, सफाई की। ये काम जो उसने पिछले कई सालों से नहीं किए थे, अब करने में थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन उसने बहुत लगन और सावधानी से किया। लीला जी ने यह देखकर संतोष से सिर हिलाया। दोपहर में ग्राहक फिर से बड़ी संख्या में आने लगे। प्रिया खाना परोस रही थी, पसीने से उसकी पीठ भीग गई थी। और फिर उसने रोहन को देखा, वह अभी भी अपने परिचित कोने में बैठा था। प्रिया ने जानबूझकर उसके लिए एक ज्यादा भरा हुआ खाने का थाल परोसा। आपका खाना। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। रोहन ने सिर उठाया, अपनी निर्जीव आंखें उसकी ओर घुमाईं। धन्यवाद। आपकी आवाज कुछ अलग लग रही है। क्या आप यहाँ नई हैं? प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि वह उसे पहचान लेगा। जी, मैं बस मदद करने आई हूं, उसने जल्दी से जवाब दिया और तुरंत मुड़ गई। अगले कुछ दिनों तक प्रिया नियमित रूप से भोजनालय में काम करने आती रही। वह धीरे धीरे काम से परिचित हो गई और लीला जी और शर्मा जी, जो अक्सर मदद के लिए आते थे, के साथ और अधिक घुल मिल गई। धीरे धीरे उसने रोहन से और ज्यादा बात करने की हिम्मत जुटाई। उसने उससे उसके गिटार के बारे में, उन गानों के बारे में पूछा जो वह अक्सर गाता था। रोहन बहुत खुला था। उसने खुशी खुशी उसे अपने संगीत के जुनून के बारे में बताया, लेकिन उसने कभी भी अतीत का जिक्र नहीं किया। एक दोपहर जब भोजनालय खाली हो गया था, प्रिया शर्मा जी के पास आराम करने बैठी। उसने उत्सुक होने का नाटक करते हुए पूछा, शर्मा जी, मुझे रोहन भाई के लिए बहुत बुरा लगता है। क्या उनकी दुर्घटना बहुत गंभीर थी? शर्मा जी ने एक गहरी सांस ली, एक सिगरेट जलाई। सफेद धुएं के छल्ले ने उनके चेहरे को और भी उदास बना दिया। बहुत गंभीर थी बेटा। वह तीसरी मंजिल से गिरा था। डॉक्टरों ने कहा कि उसका बचना एक चमत्कार था। जब वह अस्पताल में होश में आया और उसे पता चला कि वह अंधा हो गया है, तो वह पागलों की तरह हो गया।
वह चिल्लाता सामान तोड़ता। मुझे और चौल के लोगों को बारी बारी से उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। प्रिया ने अपने होंठ कस लिए, उसका दिल कट रहा था। शर्मा जी ने एक लंबा कश लिया और आगे कहा, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख अंधा होना नहीं था बेटा, बल्कि उस समय उसकी पत्नी का उसे छोड़ जाना था। मैंने सुना है कि उसकी पत्नी ने उसे अपाहिज देखकर किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई। कितनी बेवफा थी। जब वह अस्पताल में था तो वह हमेशा अपनी पत्नी का नाम पुकारता था। हमने उसे सच बताने की हिम्मत नहीं की, बस यह कहा कि उसकी पत्नी गांव में किसी काम से गई है। बहुत बाद में उसे पता चला। तब से वह बहुत कम बोलता है, एक परछाई की तरह चुपचाप रहता है। कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, शुक्र है कि लोगों ने समय पर देख लिया। प्रिया के आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया ताकि शर्मा जी देख न सकें। तो सब लोग उसे एक बेवफा लालची पत्नी समझते थे। तो उसे इतनी भयानक शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी थी। उसने मौत को गले लगाने की कोशिश की थी, सब उसकी वजह से। तो फिर वह कैसे उबर पाया? प्रिया ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उस गिटार की वजह से बेटा। अस्पताल में एक आदमी ने उसे बेचारा देखकर अपना पुराना गिटार दे दिया। उसने फिर से सीखना शुरू किया। संगीत ने उसे बचाया। वह कहता है कि जब वह गिटार बजाता है और गाता है तो वह सारे दुख भूल जाता है। उसने लॉटरी टिकट बेचना शुरू किया। शुरू में चलना फिरना मुश्किल था, बार बार गिरता था। धीरे धीरे उसे आदत हो गई। उस लड़के में असाधारण इच्छा शक्ति है। पिछले कई सालों में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मैंने उसे कभी किसी से एक पैसा मांगते नहीं देखा। वह कहता है कि जब तक उसके हाथ पैर हैं, जब तक वह गा सकता है, वह जी सकता है। शर्मा जी की कहानी ने रोहन के 16 साल के संघर्ष की एक पूरी तस्वीर पेश की। एक ऐसी तस्वीर जो बहुत दर्दनाक, बहुत पाट में क्रूर थी। प्रिया अब रो नहीं सकती थी। उसका गला कड़वाहट से भर गया था। उसकी सारी अमीरी और सफलता अब उसके द्वारा झेले गए दुखों के सामने एक अपमान की तरह लग रही थी। वह उस पर बहुत कुछ बकाया थी, एक ऐसा कर्ज जिसे वह शायद इस जीवन में कभी नहीं चुका सकती थी। उस रात प्रिया थके हारे हाल में अपने बंगले लौटी। अमन, उसका वफादार असिस्टेंट, लिविंग रूम में पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसके साधारण गंदे कपड़े और खोए हुए चेहरे को देखकर वह अब और चुप नहीं रह सका। चेयरपर्सन मैडम, आप इन दिनों कहाँ थीं, क्या कर रही थीं? अमन आगे बढ़ा। उसकी आवाज में चिंता और उलाहना दोनों थे। फोन नहीं उठाती, कंपनी में इतने सारे काम रुके हुए हैं। विशाल प्रॉपर्टीज के साथ बैठक 2 बार टल चुकी है। श्रीमती शीतल बहुत नाराज हैं। प्रिया थकी हुई सोफे पर बैठ गई, जवाब देने का मन नहीं था। उसका दिमाग अब बस रोहन की छवियों और शर्मा जी की बातों से भरा था। अमन ने यह देखकर और भी बेचैन हो गया। मैंने उस बाजार में गाने वाले आदमी के बारे में पता करवाया है, क्या वह आपका पूर्व पति है? प्रिया चौंक गई। उसने तेजी से अमन को देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। तुम्हें मेरे निजी मामलों की जांच करने की इजाजत किसने दी? मुझे माफ कर दीजिए चेयरपर्सन मैडम, लेकिन मुझे आपकी चिंता है। अमन बिल्कुल नहीं डरा। आप एक जानी मानी व्यवसायी हैं, पूरे समूह का चेहरा हैं। अगर यह बात बाहर आ गई कि आपका एक अपाहिज गरीब पूर्व पति है, तो क्या आप जानती हैं कि परिणाम क्या होंगे? आपके प्रतिद्वंद्वी, खासकर शीतल, आपको नीचे गिराने का यह मौका नहीं छोड़ेंगी। अमन के शब्द प्रिया की उथल पुथल पर ठंडे पानी की तरह पड़े। हाँ, वह सही कह रहा था। वह 16 साल पहले की गरीब लड़की नहीं थी। अब उसके हर कार्य, हर निर्णय का असर हजारों कर्मचारियों वाले पूरे समूह के अस्तित्व पर पड़ सकता था। तो तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? प्रिया ने कड़वाहट से पूछा। अनजान होने का नाटक करूं और उसे उस दयनीय स्थिति में जीने दूं। बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? अमन, मेरा यह मतलब नहीं था। अमन ने अपनी आवाज धीमी की। आप उनकी मदद कर सकती हैं, लेकिन गुप्त रूप से उन्हें एक बहुत बड़ी रकम दीजिए।
उनके लिए एक बेहतर जगह का इंतजाम कीजिए। यह कुले 2 पजाम कीजिए। मुश्किल नहीं है, लेकिन आप हर दिन उस भोजनालय में जाकर खुद खाना परोसना और बर्तन धोना नहीं कर सकती। आप खुद को बहुत खतरनाक स्थिति में डाल रही हैं। पैसा, तुम सोचते हो कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है। प्रिया व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। तुम उसे नहीं समझते, तुम कुछ नहीं समझते। अगर उसे पता चला कि यह मेरा पैसा है, तो वह मरना पसंद करेगा, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। वह सोचेगा कि मैं भीख दे रही हूं, उस पर दया कर रही हूं। तो आप क्या करने का इरादा रखती हैं? एक धर्मार्थ भोजनालय में एक सेवक के रूप में काम करना जारी रखेंगी? आप इस पहचान को कब तक छिपाएंगी? अमन ने पूछा। बातचीत एक गतिरोध पर पहुंच गई। प्रिया जानती थी कि अमन जोखिमों के बारे में सही कह रहा था, लेकिन उसका ज़मीर उसे इतना आसान और असंवेदनशील समाधान चुनने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह रोहन पर एक स्पष्टीकरण का कर्जदार थी। वह सिर्फ पैसे का इस्तेमाल उस एहसान के कर्ज को मिटाने के लिए नहीं कर सकती थी, जो वह 16 साल से ढो रही थी। अमन, प्रिया ने सीधे अपने असिस्टेंट की आंखों में देखा। उसकी आवाज दृढ़ हो गई। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन यह मेरा मामला है। मैं इसे खुद सुलझाऊंगी। चेयरपर्सन मैडम, और कुछ मत कहो, तुम बस मेरी एक मदद करो। कंपनी में काम को व्यवस्थित करो। जो काम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तुम मेरी जगह निर्णय ले सकते हो। शीतल के साथ बैठक को सप्ताहांत के लिए टाल दो। उससे कहो कि मैं व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी। यह कहकर प्रिया उठी और ऊपर चली गई। अमन को विशाल लिविंग रूम में अकेला छोड़ गई। उसने उसकी पीठ को देखा, एक शक्तिशाली लेकिन बहुत अकेली पीठ, और बस आहें भर सका। वह जानता था कि जब प्रिया ने फैसला कर लिया है, तो कोई उसे बदल नहीं सकता। उसे बस उम्मीद थी कि इस बार उसका फैसला वह सब कुछ नष्ट नहीं कर देगा जो उसने बनाने की कोशिश की थी। अमन की चेतावनियों ने प्रिया का फैसला तो नहीं बदला, लेकिन उसे और सावधानी से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह अपने निजी मामले को कंपनी पर असर नहीं डालने दे सकती थी। अगले दिन प्रिया ने पूरी सुबह ऑफिस में बिताई ताकि रुके हुए कामों को निपटा सके। उसने रिपोर्ट पढ़ी, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, विभागों को फोन पर निर्देश दिए। शक्तिशाली निर्णायक अरबपति महिला का अंदाज वापस आ गया था। अमन ने यह देखकर कुछ समय के लिए राहत की सांस ली। हालांकि दोपहर में प्रिया ने फिर से दूसरे कपड़े पहने और जाने की तैयारी करने लगी। चेयरपर्सन मैडम, क्या आप फिर से उस भोजनालय में जा रही हैं? अमन खुद को पूछने से नहीं रोक सका। प्रिया दरवाजे पर रुकी, अपना सिर घुमाकर उसे देखा। अमन, क्या तुम जानते हो कि मैंने इस हद तक मेहनत क्यों की? अमन उसके सवाल पर हैरान था। सफल होने के लिए, आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। हाँ, लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा है। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं। पहले मुझे गरीबी के कारण उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ा जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं बाद में बहुत सारा पैसा कमाऊंगी ताकि मुझे कभी भी अपने प्रियजनों को दुख में असहाय न देखना पड़े। मैंने यह कर दिखाया। लेकिन अब जब मेरे पास सब कुछ है, तो वह आदमी जिसने मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा दी, सबसे दयनीय स्थिति में जी रहा है। प्रिया की आवाज भर आई। तुम सही कहते हो। वह अतीत है। वह मेरे करियर के लिए एक जोखिम हो सकता है, लेकिन अमन, वह अतीत है, लेकिन वह मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर मैं आंखें बंद कर लूं, उस अतीत को सिर्फ इसलिए छोड़ दूं क्योंकि मुझे वर्तमान पर असर पड़ने का डर है, तो इस सफलता का क्या मतलब रह जाएगा? मैं एक भावनाहीन, एहसान फरामोश इंसान बन जाऊंगी, ठीक वैसा ही जैसा लोग उसकी पूर्व पत्नी के बारे में सोचते हैं। मैं यह नहीं कर सकती। अमन चुप रहा। पहली बार उसने उस बॉस के दिल की गहराई में छिपे दर्द और संघर्ष को समझा, जिसका वह हमेशा सम्मान करता था। वह न केवल अतीत की एक गलती की भरपाई करने की कोशिश कर रही थी,
बल्कि अपने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए भी लड़ रही थी। मैं समझ गया चेयरपर्सन मैडम, अमन ने सिर झुकाया। मैं कंपनी में सब कुछ संभाल लूंगा। आप सावधान रहिएगा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, एक उदास मुस्कान उसके होठों पर आ गई। धन्यवाद। वह चली गई, अमन को दिल में एक बेचैनी के साथ छोड़कर। वह उसके लिए चिंतित भी था और उसका प्रशंसक भी। गणना और व्यावहारिकता से भरी इस व्यापारिक दुनिया में एक ऐसा दिल रखना जो प्यार करना, पछताना और रिश्तों के लिए जीना जानता हो, एक बहुत ही दुर्लभ बात थी। प्रिया गाड़ी चलाकर भोजनालय पहुंची। उसका मन अब और स्थिर था। वह जानती थी कि उसने जो रास्ता चुना है वह कांटों से भरा है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। रोहन की भरपाई करना सिर्फ एक कर्ज चुकाना नहीं था, बल्कि खुद को फिर से पाना था। 16 साल पहले की प्रिया को पाना, एक गरीब लेकिन रिश्तों को महत्व देने वाली लड़की। जब वह पहुंची तो उसने रोहन को भोजनालय के कोने में अकेले बैठे देखा। उसके हाथ पुराने गिटार पर फिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा है। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, उसके लिए एक गिलास ठंडा पानी ले गई। रोहन भाई, पानी पीजिए। उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। रोहन ने गिलास लिया, धीरे से कहा, धन्यवाद प्रिया जी। वह बातचीत के दौरान उसका नाम जान गया था, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यह वही नाम था जो उसे 16 साल से सता रहा था। आप क्या सोच रहे हैं प्रिया? उसके सामने बैठ गई, हिम्मत करके पूछा। रोहन ने धीरे से आह भरी, मैं बस कुछ पुरानी बातें याद कर रहा था। आज एक परिचित की बरसी है। प्रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि वह कौन था। वह बस चुपचाप वहां बैठी रही, उसके साथ एक शांत लेकिन भारी खामोशी साझा करती रही। वह जानती थी कि सच्चाई का सामना करने का सफर अभी बहुत लंबा है। सप्ताहांत में प्रिया और विशाल प्रॉपर्टीज की वाइस चेयरपर्सन शीतल के बीच बैठक शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में हुई। दो महिलाएं व्यापार की दुनिया में, दो बड़ी प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे के सामने बैठी थीं। एक तरफ प्रिया काले रेशमी सूट में, शांत और चतुर। दूसरी तरफ 40 साल की शीतल, खूबसूरत, घमंडी ब्रांडेड सूट में, जिसकी आंखों में हमेशा महत्वाकांक्षा की चमक रहती थी। वे शहर के केंद्र में एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए होड़ कर रही थीं। यह एक ऐसा सौदा था जो आने वाले वर्षों में दोनों समूहों की स्थिति तय कर सकता था। चेयरपर्सन प्रिया आजकल बहुत व्यस्त था। लगती हैं आपसे मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। शीतल ने व्यंग्यात्मक लहजे में शुरुआत की, शालीनता से अपनी कॉफी हिलाते हुए। कंपनी में कुछ काम था। उम्मीद है शीतल जी आप समझेंगी, प्रिया ने शांति से जवाब दिया। अरे, मैंने सुना है कि आप किसी भोजनालय में दान पुण्य करने में व्यस्त थीं। शीतल ने होंठ सिकोड़कर मुस्कुराई, उसकी आंखों में गहरा अर्थ छिपा था। प्रिया एक पल के लिए रुक गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शीतल को कैसे पता चला? शीतल जी को मेरे निजी जीवन में काफी दिलचस्पी लगती है। प्रिया ने खुद को संभाला, सीधे अपनी प्रतिद्वंद्वी की आंखों में देखा। ऐसी हिम्मत नहीं। शीतल कुर्सी पर पीछे झुक गई, अपने हाथ सीने पर बांध लिए। मैंने तो बस यूं ही सुना था। और मानना पड़ेगा कि चेयरपर्सन प्रिया का दिल बहुत बड़ा है। आपके जैसी अमीर महिला गरीब जगहों पर जाकर दूसरों की मदद करने में कोई हिचक नहीं करती। सच में सराहनीय है। शीतल का लहजा और भी चुभने वाला होता जा रहा था। प्रिया जानती थी कि शीतल ने उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा था। यह मेरा निजी मामला है, इसका काम से कोई लेना देना नहीं है, प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल, शीतल जोर से हंसी। लेकिन मुझे एक बात जानने की उत्सुकता है। सुना है कि उस भोजनालय में जिन लोगों की आप मदद करती हैं, उनमें एक अंधा गायक है जो लॉटरी टिकट बेचता है। आप उस पर विशेष ध्यान देती हैं। पता नहीं उस आदमी का हमारी सम्मानित अरबपति से क्या रिश्ता है।
शीतल के शब्द प्रिया के कानों में एक बम की तरह फटे। उसे पता चल गया था कि शीतल न केवल उसके भोजनालय जाने के बारे में जानती है, बल्कि रोहन के अस्तित्व के बारे में भी जानती है। प्रिया का चेहरा पीला पड़ते देख शीतल और भी खुश हो गई। वह आगे की ओर झुकी, अपनी आवाज धीमी की, लेकिन हर शब्द चाकू की तरह तेज था। एक सफल, शक्तिशाली अरबपति महिला, जिसका पूर्व पति एक अंधा भिखारी है जो हर दिन दूसरों की दया पर जीता है। सोचिए, अगर यह बात बाहर आ गई, अखबारों में छप गई, तो आपके समूह के शेयरों का क्या होगा? जिस चेयरपर्सन की कुर्सी पर आप बैठी हैं, क्या वह सुरक्षित रहेगी, या फिर आप मेरी चुप्पी के बदले यह प्रोजेक्ट विशाल प्रॉपर्टीज को सौंप देंगी? यही शीतल का असली मकसद था। वह प्रिया के अतीत का इस्तेमाल उसे धमकाने, उसे इस आकर्षक सौदे को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कर रही थी। यह एक ऐसा वार था जो प्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा और घातक था। प्रिया ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं, गुस्सा और थोड़ा डर उसके दिल में उमड़ आया। उसने इस जोखिम का अंदाजा लगाया था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी और इतनी क्रूरता से आएगा। लेकिन फिर रोहन की छवि भोजनालय के कोने में चुपचाप बैठे दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के बावजूद उसकी भली मुस्कान उसके दिमाग में आ गई। वह उस पर पहले ही बहुत कुछ बकाया थी। वह अपने करियर, अपनी इज्जत के लिए उसे और नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब शांति और दृढ़ता थी। शीतल जी, आप गलत हैं। प्रिया की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत वजन था। मेरे अतीत के बारे में मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, और यह प्रोजेक्ट मेरा समूह कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इस रिंग का इस्तेमाल मुझे बदनाम करने के लिए करना चाहती हैं तो शौक से कीजिए, लेकिन याद रखिए कि हर गंदे खेल की एक कीमत होती है। यह कहकर प्रिया उठी, अपने कपड़े ठीक किए और मुड़कर चली गई, शीतल को वहां हैरान और गुस्से में बैठा छोड़कर। शीतल को उम्मीद नहीं थी कि प्रिया इतनी कठोर हो सकती है। प्रिया के प्रतिरोध ने शीतल की ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा को और भी भड़का दिया। वह आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। शीतल के दिमाग में एक और भी शातिर योजना बनने लगी। शीतल सिर्फ कहने वालों में से नहीं थी। अगले ही दिन सनसनीखेज सुर्खियों वाले कई लेख ऑनलाइन पोस्ट किए गए। L&T ग्रुप की अरबपति चेयरपर्सन और उनका छिपा हुआ अतीत, चौंकाने वाला खुलासा, सफल व्यवसायी का पूर्व पति एक सड़क गायक और लॉटरी विक्रेता, आयरन लेडी की छवि के पीछे का सच, प्रसिद्धि के लिए अपाहिज पति को छोड़ा। लेखों में सीधे तौर पर प्रिया का नाम नहीं था, लेकिन वर्णित सभी विवरण उसी की ओर इशारा कर रहे थे। उनके साथ एक महिला की धुंधली चोरी, छिपे ली गई तस्वीरें थीं जो प्रिया जैसी लग रही थी, जो एक गरीब बाजार में एक अंधे आदमी से गुप्त रूप से मिल रही थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जनता में हलचल मच गई। समूह के शेयर गिरने लगे। पार्टनर निवेशक लगातार अमन को फोन करके सवाल पूछ रहे थे। कंपनी एक अभूतपूर्व मीडिया संकट में फंस गई थी। अमन प्रिया के ऑफिस में भागा। उसका चेहरा खून की एक बूंद के बिना सफेद था। चेयरपर्सन मैडम, देखिए, यह शीतल का काम है, लानत है। उसने टैबलेट को मेज पर पटक दिया। प्रिया ने शांति से उसे उठाया और लेखों पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अमन जानता था कि उसके दिल में तूफान चल रहा है। उन्होंने रोहन का नाम पता लगा लिया है, प्रिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे अपने करियर के प्रभावित होने का डर नहीं था, बल्कि यह कि रोहन का पहले से ही दुर्भाग्यपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। वह जनता की जिज्ञासा और जांच का सामना कैसे करेगा? हमें अब क्या करना चाहिए? चेयरपर्सन मैडम, अमन अधीर था। हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, तुरंत खंडन करना चाहिए। खंडन? प्रिया फीकी हंसी। कैसे खंडन करें? कहें कि यह सच नहीं है, या कहें कि हाँ, वह मेरा पूर्व पति है,
लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। कौन विश्वास करेगा, वे बस और गहराई से खो देंगे। तो क्या हम उन्हें आपकी इज्जत को इस तरह उछालने दें? प्रिया कुछ देर चुप रही। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर अभी भी तेजी से चल रहा था, जैसे उसे उसकी जिंदगी में आए तूफान की कोई परवाह न हो। अमन, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करो। प्रिया की आवाज दृढ़ हो गई। सामग्री इस प्रकार होगी: हाल ही में समूह की चेयरपर्सन के निजी जीवन से संबंधित अफवाहें पूरी तरह से झूठी हैं। ये मानहानिकारक और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। हम उनकर्मांत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने यह खबर फैलाई है। बस यही करो। लेकिन यह झूठ है चेयरपर्सन मैडम। अमन हिचकिचाया। अब सच बोलने का समय नहीं है, प्रिया ने बीच में ही काट दिया। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात रोहन की रक्षा करना है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसे परेशान करे। तुम उस बाजार में किसी को भेजो और प्रबंधन और आसपास के लोगों से कहो कि किसी भी रिपोर्टर को उसके पास न आने दें। बिल्कुल नहीं। जी, मैं समझ गया। अमन ने सिर हिलाया और निर्देशों का पालन करने के लिए जल्दी से चला गया। अमन के जाने के बाद प्रिया कुर्सी पर गिर पड़ी। उसका मजबूत मुखौटा टूट गया था। वह व्यापार की दुनिया में शीतल का सामना करने से नहीं डरती थी, लेकिन उसे डर था कि यह गंदी लड़ाई उस आदमी को चोट पहुंचाएगी जिसकी वह भरपाई करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी मां शांति जी को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया। शायद इस समय केवल मां ही उसे कोई सलाह दे सकती थी, लेकिन फिर वह हिचकिचाई। वह मां को चिंतित नहीं करना चाहती थी। वह बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थीं और अतीत का घाव शायद कभी नहीं भरा था। यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी थी। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसे रोहन की शांति की रक्षा करनी थी। मीडिया के तूफान के बावजूद प्रिया ने अपनी योजना को जारी रखने का फैसला किया, लेकिन और भी गुप्त और सावधानी से। वह अब हर दिन भोजनालय नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि और भी फोटोग्राफर घात लगाए बैठे होंगे। उसे रोहन की मदद करने का कोई और तरीका खोजना था। वह जानती थी कि रोहन को कई सालों तक धूल और सीलन भरे माहौल में रहने के कारण सांस की बीमारी थी। उसकी गाने की आवाज दिन ब दिन और कर्कश होती जा रही थी। वह उसे सीधे अस्पताल नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि इससे अफवाहों की पुष्टि हो जाती। प्रिया ने अमन को बुलाया। शहर के सबसे अच्छे अस्पताल से संपर्क करने का तरीका खोजो। एक विशेष रोगी के लिए एक पूर्ण स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करो। सारे खर्चे मैं दूंगी, लेकिन मेरी और रोगी दोनों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखनी होगी। उन्हें बिना किसी शक के अस्पताल कैसे लाया जाए, चेयरपर्सन मैडम? अमन ने पूछा। भोजनालय की लीला जी के माध्यम से। प्रिया के पास पहले से ही एक योजना थी। कहो कि एक चैरिटी संगठन जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रायोजित करना चाहता है। लीला जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर वह रोहन को जाने के लिए कहेंगी तो वह शक नहीं करेगा। अमन अपने बॉस की पूरी योजना की प्रशंसा में सिर हिलाया। वह तुरंत इसे लागू करने चला गया। सब कुछ प्रिया की योजना के अनुसार हुआ। लीला जी चैरिटी संगठन से प्रस्ताव पाकर बहुत खुश हुईं और व्यक्तिगत रूप से रोहन को जांच के लिए मनाने के लिए उसके किराए के कमरे में गईं। शुरू में रोहन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह ठीक है, वह दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन लीला जी और शर्मा जी के उत्साह के आगे वह अंततः सहमत हो गया। जिस दिन रोहन अस्पताल गया, प्रिया केवल पास के एक पार्किंग स्थल में अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर सकती थी। उसका दिल आग की तरह जल रहा था। उसने लीला जी और शर्मा जी को उसे अंदर ले जाते देखा। उस पूरे दिन वह एक पल के लिए भी नहीं हटी, बस अमन से खबर का इंतजार करती रही। जांच के परिणामों से पता चला कि रोहन के फेफड़ों की बीमारी काफी गंभीर थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत थी। इसके अलावा
डॉक्टरों ने एक आश्चर्यजनक खोज भी की। दुर्घटना के कारण उसका कॉर्निया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन ऑप्टिक तंत्रिका अभी भी काम कर रही थी। अगर बदलने के लिए एक उपयुक्त कॉर्निया मिल जाता, तो उसके पास अपनी कुछ दृष्टि वापस पाने का मौका था। अमन से यह खबर सुनकर प्रिया खुशी से रो पड़ी। इतने सालों की निराशा के बाद उम्मीद की एक किरण जगी। किसी भी कीमत पर प्रिया की आवाज फोन पर कांप रही थी। अस्पताल से कहो। किसी भी कीमत पर उसके लिए एक उपयुक्त कॉर्निया खोजना होगा। जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगी, और उसके लिए सबसे अच्छा कमरा व्यवस्थित करो। सबसे अच्छी देखभाल के लिए नर्स रखो। जी चेयरपर्सन मैडम, लेकिन अस्पताल के बिल और सर्जरी के खर्च क्या हम अभी भी चैरिटी संगठन के नाम पर करेंगे? हाँ, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि यह मैं हूं। सब कुछ व्यवस्थित हो गया। रोहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह इतनी अच्छी देखभाल और इतनी अच्छी सुविधाओं से बहुत हैरान था। उसने लीला जी से पूछा। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा कि वह भाग्यशाली है कि एक बड़े परोपकारी ने उसकी मदद की है। हर दिन काम के बाद प्रिया गाड़ी चलाकर अस्पताल जाती। वह कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती, बस दूर से कांच की खिड़की से चुपचाप उसे देखती। उसने देखा कि नर्सें उसकी देखभाल कर रही हैं, उसे पौष्टिक भोजन मिल रहा है, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसका खोखला चेहरा अब भर गया था। यह सब देखकर प्रिया के दिल को कुछ राहत मिली। भले ही वह उसकी उपस्थिति के बारे में नहीं जानता था, लेकिन कम से कम उसने उसकी भरपाई के लिए कुछ ठोस किया था। उसके दिल में दर्द और अपराधबोध थोड़ा कम हो गया था। रोहन को अस्पताल में 1 हफ्ता हो गया था। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि बस कुछ और समय के इलाज के बाद उसके फेफड़े स्थिर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या एक उपयुक्त कॉर्निया का इंतजार करना था। सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था कि एक घटना घटी। एक बार अपनी देखभाल करने वाली नर्स से बात करते हुए रोहन ने गलती से उस नर्स की किसी और के साथ बाहर की बातचीत सुन ली। कमरा नंबर 221 का यह मरीज सच में भाग्यशाली है। सुना है कि किसी अमीर महिला ने उसका पूरा खर्च उठाया है। अस्पताल के बिल, दवाइयां, बाद में सर्जरी, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितना अच्छा है। लेकिन वह अमीर महिला इतनी अच्छी क्यों है? क्या कोई रिश्ता है, किसे पता? शायद दान कर रही होगी। अमीर लोगों के पास बहुत पैसा होता है। यह आकस्मिक बातचीत रोहन के कानों में पड़ी। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। अमीर महिला ने पूरा खर्च उठाया। ये शब्द उसके स्वाभिमान पर चाकू की तरह चुभे। उसने सब कुछ जोड़ना शुरू कर दिया। मदद इतनी आसानी से और पूरी तरह से मिली। एक गुमनाम चैरिटी संगठन उसके लिए ए से जेड तक सब कुछ कैसे कर सकता था? लग्जरी कमरे से लेकर सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की टीम तक। यह बहुत अतार्किक था। उसके मन में एक शक पैदा हुआ। उसे भोजनालय में उस परिचित आवाज वाली प्रिया नाम की लड़की याद आई। उसे कुछ दिन पहले शर्मा जी द्वारा गलती से पढ़कर सुनाई गई अखबारों की सनसनीखेज अफवाहें याद आईं। एक अरबपति महिला और उसका सड़क गायक पूर्व पति। क्या यह संभव है? क्या वह व्यक्ति प्रिया है? क्या वह वही है? इस विचार ने रोहन का सिर घुमा दिया। अगर यह सच है तो यह सब क्या है? एक देर से की गई भरपाई, या एक अमीर की एक गरीब अपाहिज पर दया भीख? उसका स्वाभिमान बुरी तरह आहत हुआ। पिछले 16 सालों में चाहे वह भूखा बीमार रहा हो, उसने कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा। वह अपनी मेहनत से, अपने गाने और लॉटरी टिकटों से जीता था। वह भौतिक रूप से गरीब हो सकता है, लेकिन उसका चरित्र गरीब नहीं था। अब वह यहाँ लेटा हुआ था, उस पत्नी द्वारा दी गई विशेष देखभाल का आनंद ले रहा था जिसने उसे छोड़ दिया था। यह भावना शरीर पर लगे घावों से भी ज्यादा दर्दनाक थी। तुरंत रोहन ने नर्स को बुलाया और अस्पताल से छुट्टी की प्रक्रिया करने का अनुरोध किया। नहीं हो सकता रोहन जी,
नर्स घबरा गई। आपकी बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर इजाजत नहीं देंगे। मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे घर जाना है। रोहन लगभग चिल्लाया। उसने खुद ही ड्रिप की सुई निकाल दी और लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उतरा। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूं। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। नर्सें और डॉक्टर उसे रोकने के लिए दौड़े। पूरे अस्पताल में हंगामा मच गया। यह खबर जल्दी से अमन को और अमन ने प्रिया को बताई। प्रिया एक बैठक में थी जब उसे फोन आया। सुनकर वह सन्न रह गई। सब कुछ खुल गया था। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था, वह आखिरकार हो ही गया। उसकी भलाई उसकी आंखों में एक अपमान बन गई थी। अस्पताल से कहो कि उसे किसी भी तरह से रोकें। प्रिया ने फोन पर अमन को घबराई हुई आवाज में आदेश दिया। मैं तुरंत आ रही हूं। उसने बैठक बीच में ही छोड़ दी। सभी की हैरानी के बीच कमरे से बाहर भागी और अस्पताल की ओर दौड़ी। वह जानती थी कि इस बार वह बच नहीं सकती। अब उसे सीधे उसका सामना करना होगा। प्रिया अस्पताल पहुंची, लेकिन वह सीधे रोहन के कमरे में नहीं गई। वह जानती थी कि इस समय उसकी उत्तेजित मनोदशा में उसकी उपस्थिति केवल आग में घी का काम करेगी। वह गलियारे में खड़ी रही। उसका मन उलझा हुआ था। उसने लीला जी और शर्मा जी को भी हड़बड़ी में आते देखा। जरूर अस्पताल ने उन्हें सूचित किया होगा। हे भगवान, रोहन को क्या हो गया है? लीला जी हांफते हुए बोली। उनका चेहरा चिंता से भरा था। प्रिया आगे बढ़ी। नमस्ते लीला आंटी। नमस्ते शर्मा अंकल। लीला जी और शर्मा जी प्रिया को यहां देखकर हैरान थे। तुम प्रिया, तुम यहां कैसे? मैं प्रिया हिचकिचाई। वह जानती थी कि वह अब और नहीं छिपा सकती। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने चैरिटी संगठन से रोहन की मदद करने के लिए कहा था। लीला जी और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा और फिर प्रिया को आश्चर्य से देखा। सारी कड़ियां जुड़ गई थीं। तो अखबारों की अफवाहें? शर्मा जी ने झिझकते हुए पूछा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मेरा पूर्व पति है। एक खामोशी छा गई। लीला जी ने प्रिया को देखा। उनकी दयालु आंखों में कोई निर्णय नहीं था, केवल सहानुभूति थी। उन्होंने आंख आभार में लरमास दो लाए। भरी तभी तो मुझे लगा था कि इस लड़की में कुछ अजीब है। कितना गहरा रिश्ता है। फिर वह प्रिया की ओर मुड़ी और उसे सांत्वना दी। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब क्या करना है बेटा? रोहन अंदर बहुत गुस्सा कर रहा है। वह किसी भी कीमत पर घर जाना चाहता है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है आंटी जी, प्रिया सिसकते हुए बोली। मैं बस उसके लिए अच्छा करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इससे उसे इतनी चोट पहुंचेगी। वह मुझसे बहुत नफरत करता होगा। वह बहुत स्वाभिमानी लड़का है। तुमने जो किया उससे उसे लगा कि तुम उस पर दया कर रही हो। उसे समझाने का कोई तरीका खोजना होगा। शर्मा जी ने सोचा। लीला जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे पहले उससे बात करने दो। मैं बड़ी हूं, शायद वह मेरी बात सुनेगा। तुम यहीं बाहर इंतजार करो। प्रिया ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। लीला जी इस समय उसके लिए एक जीवन रक्षक की तरह थीं। लीला जी कमरे में गईं। रोहन अभी भी बिस्तर पर बैठा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और वह कुछ नहीं बोल रहा था। रोहन, तुम क्या कर रहे हो? लीला जी ने कोमल स्वर में कहा। घर क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। लीला आंटी, मुझे मत समझाइए, मैं यहां नहीं रहूंगा। रोहन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैं किसी की भीख नहीं लेना चाहता। किसने कहा भीख? लीला जी बिस्तर के पास बैठ गईं। यह किसी का दिल है। कोई अच्छे दिल से हमारी मदद कर रहा है। तुम उसका दिल कैसे तोड़ सकते हो? अच्छा दिल? रोहन व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। क्या आप जानती हैं कि वह व्यक्ति कौन है? क्या आप जानती हैं? मैं जानती हूं, लीला जी ने धीरे से जवाब दिया। वह प्रिया है, तुम्हारी पूर्व पत्नी है ना? रोहन सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लीला जी को पता होगा। अगर आप जानती हैं तो आपको मुझे और भी समझना चाहिए।
16 साल पहले उसने मुझे छोड़ दिया, अब वह पैसे का इस्तेमाल करने के लिए क्यों वापस आई है? गलती सुधारने के लिए या यह दिखाने के लिए कि अब वह कितनी अमीर है और मैं कितना अपाहिज और दयनीय हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रोहन बेटा, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। लीला जी ने उसका दुबला, पतला हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि प्रिया ने ऐसा क्यों किया? अगर वह सच में लालची और बेवफा होती, तो अमीर होने के बाद उसे तुम्हारे जैसे गरीब और अंधे पूर्व पति को ढूंढने की क्या जरूरत थी? ऐसा करने से उसे बस और परेशानी ही मिलेगी। देखो अखबार उसके बारे में क्या कह रहे हैं। वह अपने पूरे करियर को दांव पर लगा रही है बेटा। लीला जी के शब्द रोहन के गुस्से पर ठंडे पानी की तरह पड़े। उसने सोचना शुरू किया। हाँ, वह सही कह रही थी। अगर वह सच में उसका अपमान करना चाहती, तो उसके पास अनगिनत दूसरे तरीके थे। उसने इतना महंगा और जटिल तरीका क्यों चुना, मुझे नहीं पता कि अतीत में तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। लीला जी ने आगे कहा, लेकिन मैं उसकी आंखों में पछतावा और दर्द देख सकती हूं। इन दिनों वह भोजनालय में मदद करने आती है, चुपचाप तुम्हें दूर से देखती है। मैंने सब देखा है। उसके जैसी अमीर महिला जो मेहनत के काम करने को तैयार है, सिर्फ तुम्हारे करीब रहने, चुपचाप तुम्हारी देखभाल करने के लिए। सोचो, अगर यह गहरे रिश्ते के लिए नहीं होता तो कोई ऐसा क्यों करता? रोहन चुप रहा। उसका दिल डगमगाने लगा। गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था, उसकी जगह एक जटिल उलझन ले रही थी। रोहन को शांत होते देख लीला जी ने कहा, वह बाहर है, वह अंदर आने से डर रही है क्योंकि उसे डर है कि तुम गुस्सा होगे। क्या तुम उससे एक बार मिलकर उसकी सफाई सुनना चाहोगे? तुम दोनों कभी पति पत्नी थे, अगर कोई गलतफहमी है तो उसे साफ कर लेना चाहिए। रोहन कुछ देर हिचकिचाया, अंत में उसने धीरे से सिर हिलाया। लीला जी कमरे से बाहर आईं, प्रिया को सिर हिलाया। वह तुमसे मिलने के लिए तैयार है, अंदर जाओ, अपने दिल की सारी बातें कहलाया। 2 याद रखना, शांत रहना। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। उसने लीला जी को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, उसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। सफेद अस्पताल के कमरे में केवल वह और वह थे। रोहन अभी भी बिस्तर पर बैठा था, उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। उसने कुछ नहीं कहा, नहीं मुड़ा। माहौल इतना खामोश था कि दम घुट रहा था। प्रिया अपनी खुद की सांसें सुन सकती थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर एक एक कदम बढ़ा रही थी, हर कदम पत्थर की तरह भारी था। 16 साल, उनके बीच की दूरी बस कुछ ही कदम थी, लेकिन उसे लगा जैसे वह एक सदी चल रही हो। वह उसके पीछे खड़ी थी, उसका गला भर आया था। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। वह उसका नाम पुकारना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन सब कुछ अटक गया था। अंत में वह और अथाह देश नहीं रोक सकी। प्रिया ठंडे फर्श पर दोनों घुटनों के बल गिर पड़ी। रोहन, यह पुकार टूटी हुई थी। रोहन एक सिसकी के साथ। रोहन चौंक गया, यह आवाज सुनकर उसका पूरा शरीर अकड़ गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्रिया वहीं घुटनों के बल बैठी, अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर फूट फूट कर रोने लगी। पछतावे, दर्द, अपमान और उसके लिए, अपने लिए, उनके प्यार के लिए दया के आंसू बस बहते रहे। वह अब अरबपति प्रिया नहीं थी, न ही लैंड समूह की चेयरपर्सन। इस समय वह बस एक महिला थी जो उस आदमी के सामने घुटनों के बल बैठी थी जिसे उसने धोखा दिया था। 16 साल पहले की अपनी गलतियों के लिए रो रही थी। उसका रोना दर्दनाक, दिल दहला देने वाला था। पूरे कमरे में गूंज रहा था। यह एक चाकू की तरह था जो खामोशी को चीर रहा था। रोहन के पहले से ही जख्मी दिल को चीर रहा था। वह धीरे धीरे मुड़ा, भले ही वह देख नहीं सकता था। वह महसूस कर सकता था कि वह वहीं है, उसके पैरों के पास।
उसने उसकी सिसकी सुनी, उसके रोने में निराशा महसूस की। उठो। रोहन की आवाज कर्कश थी, बिना किसी पैरों के पास भावना के, लेकिन प्रिया सिसकियों के बीच हिलती रही। मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। मैं जानती हूं कि मैं गलत थी रोहन, मैं सच में गलत थी। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उसकी ओर उठाया, भले ही वह जानती थी कि वह देख नहीं सकता। पिछले 16 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मुझे शांति मिली हो। मैंने तुम्हें ढूंढा, हर जगह ढूंढा। अब तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा दिल जैसे मर गया है। यह मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। उसके हर शब्द उस बर्फीली दीवार पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे, जिसे रोहन ने पिछले कई सालों से अपने चारों ओर बना रखा था। वह गुस्सा होना चाहता था, उसे भगाना चाहता था, बदला लेने के लिए कड़वे शब्द कहना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसका रोना सुनकर, उसकी दयनीय हालत को अपने मन की आंखों से देखकर उसकी सारी नफरत पिघलती हुई महसूस हुई। बस एक असहनीय कड़वा दर्द रह गया। 16 साल के अलगाव के बाद पहली मुलाकात कोई पुनर्मिलन नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत दुखद दृश्य था। एक अमीर महिला घुटनों के बल और एक अंधा आदमी चुपचाप बैठा हुआ, दोनों अतीत के दर्द में डूबे हुए थे। रोहन ने प्रिया का रोना सुना, एक लंबी खामोशी छा गई। अंत में उसने कहा, उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी, लेकिन उसमें थोड़ी कांपाहट थी। क्या तुम सच में प्रिया हो? उसके सवाल ने प्रिया को रोने से रोक दिया। उसने ऊपर देखा और हाँ में सिर हिलाया, भले ही वह जानती थी कि वह देख नहीं सकता। मैं हूं, मैं यहां हूं रोहन। रोहन ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। वह थोड़ा पीछे हटा, एक दूरी बनाते हुए। उठो, मुझे किसी को अपने सामने घुटने टेकते देखने की आदत नहीं है। उसके दृढ़ रवैये को देखकर प्रिया धीरे धीरे बिस्तर का सहारा लेकर उठी। उसके पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन वह दर्द उसके दिल के दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। तुम यह सब क्यों कर रही हो? रोहन ने सीधे मुद्दे पर पूछा। तुमने मेरे बारे में जांच क्यों करवाई? तुमने यह सब क्यों व्यवस्थित किया? तुम क्या साबित करना चाहती हो? यह कि अब तुम अमीर हो और मैं इतना दयनीय हूं कि तुम्हारी दया पर जीना पड़ रहा है? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। प्रिया ने जल्दी से हाथ हिलाया। मैं बस तुम्हारी भरपाई करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारा इलाज हो, तुम बेहतर जिंदगी जियो। भरपाई? रोहन फीकी हंसी, एक कड़वाहट से भरी मुस्कान। तुम किस चीज से भरपाई करोगी? अपने पैसे से। 16 साल पहले तुम पैसे के लिए मुझे छोड़कर चली गई। 16 साल बाद तुम पैसे का इस्तेमाल करके वापस आई हो। तुम्हारी नजर में सब कुछ पैसे से हल हो सकता है ना मैडम? चेयरपर्सन रोहन के शब्द प्रिया के दिल में सुई की तरह चुभे। वह जानती थी कि वह गलत समझ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे समझाए। ऐसा नहीं है रोहन, उस साल की कहानी में बहुत दुख थे जो तुम नहीं जानते। मुझे जानने की जरूरत नहीं है। रोहन ने बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज और तीखी हो गई। मैं बस एक बात जानता हूं, तुम चली गई, तुमने बिना किसी स्पष्टीकरण के तलाक के कागजात छोड़ दिए। मेरे लिए इतना ही काफी है। अतीत बीत चुका है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। उसने अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमा लिया। तुम्हारी अराज बोध के बाद कर की ओर घुमा लिया। भलाई के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे दया नहीं चाहिए। अस्पताल का बिल जितना भी होगा मैं बाद में काम करके चुका दूंगा। अब कृपया यहां से चली जाओ। उसके दृढ़ ठंडे रवैये ने प्रिया को स्तब्ध कर दिया। उसने उसे भगा दिया, उसने उसकी मदद से इनकार कर दिया, उसने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया। रोहन, मेरी बात तो सुनो। प्रिया आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने अपना हाथ ऐसे खींच लिया जैसे जल गया हो। मुझे मत छुओ, वह लगभग चिल्लाया, हमारे बीच अब कुछ नहीं है, तुम जाओ। उसके इनकार ने प्रिया पर एक जोरदार वार किया। वह स्तब्ध खड़ी रही, आंसू फिर से बहने लगे। उसने यह तो सोचा था कि वह उससे नाराज होगा,
लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह इतना कठोर और दूर हो जाएगा। उसने जो दीवार खड़ी की थी वह बहुत ऊंची, बहुत मजबूत थी। वह उसे पार नहीं कर सकती थी। मैं हार नहीं मानूंगी, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, खुद से और उससे भी। मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि मैं यह सब दया के कारण नहीं कर रही हूं। यह कहकर वह मुड़ी और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। वह जानती थी कि अगर वह रुकी तो वह उसे और भी उत्तेजित कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प था। वह पीछे नहीं हटेगी। उसे सच समझाना होगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अगले कुछ दिनों में प्रिया और रोहन के बीच का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। प्रिया अभी भी हर दिन अस्पताल आती थी, लेकिन वह अब कमरे में नहीं जाती थी। वह बस खाना फल लाती और लीला जी को देकर गलियारे के एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर अंदर देखती। रोहन जानता था कि वह आती है, भले ही वह देख नहीं सकता था। वह उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था, लेकिन उसने अपना ठंडा रवैया बनाए रखा। बात करने से साफ इनकार कर दिया। उसने उससे कोई भी चीज लेने से भी इनकार कर दिया। जो खाना वह लाती, वह उसे छूता तक नहीं था। लीला जी और शर्मा जी बीच में बहुत असहज महसूस कर रहे थे। वे रोहन को समझाते, लेकिन वह बस चुप रहता। वे प्रिया को सांत्वना देते, लेकिन उन्हें बस उदास मुस्कान मिलती। प्रिया के धैर्य की भी एक सीमा थी। एक दोपहर जब रोहन ने उस कांपता है दोपहर बाद धैर्य की भी एक सीमा थी। दलिया को खाने से मना कर दिया, जिसे उसने बड़े जतन से खुद पकाया था, तो वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह सीधे कमरे में घुसी, दलिया का डिब्बा जोर से मेज पर रखा। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो प्रिया? फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आवाज में गुस्सा भरा था। तुम खुद को और मुझे भी तकलीफ दे रहे हो। क्या तुम्हें खुशी मिल रही है रोहन? उसकी ओर मुड़ा, उसकी निर्जीव आंखों में गुस्सा चमक रहा था। मैंने कहा था, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, अपना सामान वापस ले जाओ। यह दया नहीं है, यह परवाह है। क्या तुम फर्क नहीं कर सकते? परवाह? रोहन व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। 16 साल पहले जब मुझे सबसे ज्यादा परवाह की जरूरत थी, तब तुम कहाँ थी? अब तुम यहां क्या करने आई हो? एक स्नेही पत्नी की भूमिका निभाने। क्या तुम्हें यह बनावटी नहीं लगता? रोहन के शब्द प्रिया के दिल में सीधे चाकू की तरह लगे। इतने समय से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। बनावटी? तुम मुझे बनावटी कहते हो? प्रिया चिल्लाई, आंसू बह रहे थे। हाँ, 16 साल पहले मैं चली गई थी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मुझे क्यों जाना पड़ा? क्या तुम जानते हो कि उस समय मेरी माँ अस्पताल में मौत से लड़ रही थीं? क्या तुम जानते हो कि उस समय हमारे पास माँ के इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं था? रोहन सन्न रहे है गया। उसे प्रिया की माँ की गंभीर बीमारी के बारे में नहीं पता था। मैंने तुमसे विनती की थी कि हम कोई और रास्ता खोजें, लेकिन तुमने क्या किया? प्रिया ने उलाहना भरे स्वर में कहा। तुम बस एक पागल की तरह काम में लगे रहे और घर आकर गुस्सा करते थे। क्या तुमने कभी सच में मेरी बात सुनी? क्या तुमने कभी उस समय मेरी लाचारी और निराशा को समझा? तो अपनी मां के लिए तुमने दूसरे आदमी के साथ जाना स्वीकार कर लिया। रोहन की आवाज कांप रही थी। हाँ, प्रिया ने सिसकियों के बीच स्वीकार किया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं अपनी मां को मरते देखने के बजाय खुद को बेचना बेहतर समझती थी। मैंने सोचा था कि मेरा बलिदान तुम्हारे बोझ को कम करेगा, मां की जान बचाएगा। मैं गलत थी। मैं जानती हूं कि मैं गलत थी कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन उस समय मैं और क्या कर सकती थी? 16 साल से दबे राज आखिरकार खुल गए थे। अतीत को फिर से कुरेदा गया था। गलतफहमियां, दर्द जो सोए हुए लग रहे थे, अब हिंसक रूप से फूट पड़े थे। रोहन स्तब्ध था। वह जो कुछ भी सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। तो वह इस कारण से गई थी। वह हमेशा सोचता था कि उसने उसे गरीबी के कारण छोड़ दिया, सोने के लिए प्यार को त्याग दिया। उसने उस नफरत को 16 साल तक पाला था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। जब वे दोनों भावनाओं के उथल पुथल में डूबे हुए थे,
उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे के बाहर एक परछाई कब से खड़ी थी। उस व्यक्ति के हाथ में एक पुथल में डूबे हुए थे फोन था, जो प्रिया के रोने और अपनी कहानी सुनाने के सबसे दयनीय दृश्य को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था। लड़ाई एक भारी खामोशी में समाप्त हुई। प्रिया और रोहन दोनों थक चुके थे। सच सामने आ गया था, लेकिन दिल के घाव पर जैसे नमक छिड़क दिया गया था। प्रिया आंसुओं में डूबी चली गई। रोहन कमरे में अकेला बैठा रहा, उसका दिमाग खाली था। उसे नहीं पता था कि विश्वास करे, गुस्सा करे या दया करे। अगले दिन एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और एक तूफान की गति से फैल गया। इसका शीर्षक था अरबपति एल टी की मालकिन घुटनों के बल रोते हुए भिखारी पूर्व पति से माफी मांग रही है। वीडियो चोरी छिपे शूट किया गया था, लेकिन तस्वीर और आवाज बहुत साफ थी। इसमें प्रिया के कुछ दिन पहले अस्पताल में रोहन के सामने घुटने टेकने के पल को और कल की तीखी बहस के एक हिस्से को पूरी तरह से कैद कर लिया गया था। क्लिप पोस्ट करने वाले ने जानबूझकर इसे संपादित किया था, ताकि सबसे चौंकाने वाली कहानी बनाई जा सके। एक शक्तिशाली अरबपति महिला को अपने बेवफाई के अतीत को छिपाने के लिए अपने अपाहिज पूर्व पति के सामने घुटने टेककर गिड़गिड़ाना पड़ा। जनता में आक्रोश फैल गया। इस बार यह अफवाह नहीं थी, बल्कि जीता जागता सबूत था। मीडिया का दूसरा तूफान आया, जो पहले से कहीं ज्यादा भयंकर और क्रूर था। प्रिया की छवि पूरी तरह से ढह गई। एक प्रशंसित आयरन लेडी से वह अचानक जनता की नजर में एक बेवफा बनावटी घृणित व्यक्ति बन गई। लैंड समूह के शेयर तेजी से गिरे, निवेशकों ने एक साथ अपना पैसा निकाल लिया। निदेशक मंडल ने उस पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला, क्योंकि यह सब शीतल के पीछे था। उसने प्रिया पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा था, और जब उसे यह कीमती वीडियो मिला तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसे ऑनलाइन पोस्ट करने में कोई हिचक नहीं की। यह शीतल द्वारा तैयार किया गया अंतिम प्रहार था। अमन प्रिया के ऑफिस में भागा, उसका चेहरा सफेद था। चेयरपर्सन मैडम, सब खत्म हो गया। प्रिया कुर्सी पर स्थिर बैठी, कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही थी, जो उस वीडियो को बार बार चला रहा था। उसके चेहरे पर खून की एक बूंद नहीं थी। यह परम अपमान था। न केवल उसके वर्षों की मेहनत से बनाया गया करियर धुएं में उड़ने का खतरा था, बल्कि उसके स्वाभिमान को भी बेरहमी से कुचल दिया गया था। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, वह रोहन था। जब यह वीडियो फैलेगा तो उसका क्या होगा? उसका शांतिपूर्ण जीवन पूरी तरह से बिखर जाएगा। वह लोगों की नजरों, इशारों और दया का पात्र बन जाएगा। उसने उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वह ही उसे तूफान के केंद्र में धकेलने वाली बन गई। उसका फोन लगातार बज रहा था, निदेशक मंडल के सदस्य, पार्टनर, प्रेस, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसने अपना सिर मेज पर टिका दिया, उसके कंधे कांप रहे थे। वह हार गई थी, बुरी तरह हार गई थी। निराशा में उसे अचानक अपनी मां की याद आई। उसने गांव में शांति जी को फोन किया। मां, उसकी आवाज टूट गई। दूसरी तरफ से बेटी का रोना सुनकर शांति जी घबरा गईं। प्रिया, क्या हुआ बेटा, तुम कैसी हो मां? मैं अब क्या करूं? बेटी से सिसकियों के बीच पूरी कहानी सुनकर शांति जी सन्न रह गईं। वह दर्द और पछतावा जो उन्होंने 16 साल से दबा रखा था, जाग उठा। वह जानती थीं कि अब वह और चुप नहीं रह सकती। प्रिया, रोना बंद करो। शांति जी की आवाज दृढ़ हो गई। मेरी बात सुनो, मैं कल ही मुंबई आ रही हूं। मैं सबको सच आधा दबदार कर रखा था, बताऊंगी। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। अगली सुबह ही शांति जी मुंबई में थीं। उसी समय शर्मा जी भी हड़बड़ी में अस्पताल में रोहन को ढूंढने पहुंचे। रोहन बेटा, यह देखो। शर्मा जी ने रोहन को फोन दिया जिस पर वीडियो चल रहा था। बेशक रोहन देख नहीं सकता था, लेकिन शर्मा जी ने उसके लिए आवाज चालू कर दी थी।
क्लिप में अपनी और प्रिया की आवाज सुनकर शर्मा जी द्वारा पढ़कर सुनाए गए नेटिजन्स की द्वेषपूर्ण टिप्पणियों को सुनकर रोहन स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनकी निजी बातचीत को रिकॉर्ड करके फैलाया जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया को उसके कारण इतना अपमान सहना पड़ेगा। हे भगवान, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, बेचारी प्रिया। शर्मा जी ने आह भरी। ठीक उसी समय शांति जी भी अमन की मदद से अस्पताल पहुंच गईं। वह कमरे में गईं, अपने पूर्व दामाद को देखा जिसे वह कभी बहुत प्यार करती थीं। अब दुबला पतला अंधा, वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं। रोहन, मैं हूं बेटा। रोहन परिचित आवाज सुनकर चौंक गया। मां, शांति मां। शांति जी ने आंसुओं में सिर हिलाया। वह पास आईं और रोहन का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो बेटा रोहन, मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी और प्रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। रोहन और शर्मा जी की हैरानी के बीच शांति जी ने 16 साल पहले की पूरी सच्चाई बताना शुरू किया। उस दिन जब उन्हें गंभीर हृदय रोग था, प्रिया का परिवार सच में एक मुश्किल में था। उस अमीर आदमी ने वास्तव में प्रिया के सामने शर्त रखी थी, लेकिन वह सब कुछ नहीं था। प्रिया के अपने चाचा ताऊ ने उस पर दबाव डाला था। उन्हें डर था कि उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, शांति जी के इलाज पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। वे दिन रात प्रिया को ताने मारते उसे अधर्मी कहते। उसे अपनी मां को बचाने के लिए उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर करते। उन्होंने प्रिया से कहा कि अगर वह नहीं गई तो वे पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ देंगे। शांति जी सिसकते हुए बोलीं, उन्होंने यह भी कहा कि तुम सिर्फ एक गरीब मजदूर हो, उसका ख्याल नहीं रख सकते। उस आदमी के साथ जाने से वह अपनी मां को भी बचा लेगी और उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन वह सबसे बुरा नहीं था। शांति जी का गला भर आया। प्रिया के जाने के बाद मैंने उसे एक पत्र भेजने के लिए कहा था जिसमें सब कुछ समझाया गया हो। मैंने उसे अपनी सारी थोड़ी बहुत बचत भी दी, कहा कि वह तुम्हें दे दे ताकि तुम अपना जीवन चला सको। लेकिन उसके चाचाओं ने उस पत्र को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारे पास आकर झूठी बातें कहीं कि प्रिया ने तुम्हें गरीबी के कारण छोड़ दिया और एक अमीर आदमी के साथ चली गई, और कहा कि तुम उसे मत ढूंढना। क्या यह सच नहीं है? रोहन स्तब्ध था। उसे याद आया, हाँ, प्रिया के जाने के बाद उसके चाचा उससे मिलने आए थे। उन्होंने ठीक यही शब्द कहे थे। उन्होंने उसके मुंह पर कुछ पैसे भी फेंके थे, कहा था कि यह प्रिया की भीख है। बहुत गुस्से और दुख के कारण उसने इसे सच मान लिया था। तो मेरी दुर्घटना? रोहन कांपते हुए पूछा। मुझे भी हाल ही में पता चला। शांति जी ने आंसू पोंछे। तुम्हारी दुर्घटना के बाद प्रिया तुम्हें ढूंढने वापस आई थी। वह रोते हुए तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ही, मेरे रिश्तेदारों ने उसे भगा दिया। उन्होंने उसे अपशकुनी कहा कि जब चली गई है तो वापस क्यों आई है। उन्होंने उसे तुमसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने उससे झूठ बोला कि तुम्हें दूसरे रिश्तेदारों ने गांव ले लिया है ताकि वह उम्मीद छोड़ दे और हमेशा के लिए चली जाए। और उन्होंने तुमसे झूठ बोला कि वह कभी वापस नहीं आई। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई थी। एक ऐसी सच्चाई जो बहुत दर्दनाक और क्रूर थी। उनका अलगाव सिर्फ गरीबी के कारण नहीं था, बल्कि परिवार के सदस्यों के स्वार्थ और दुष्टता के कारण भी था। प्रिया और रोहन दोनों ही झूठ और क्रूर साजिशों से अलग हुए शिकार थे। सारी गांठें खुल गई थीं, सारी गलतफहमियां दूर हो गई थीं। रोहन अस्पताल के बिस्तर पर स्तब्ध बैठा था। उसकी पूरी दुनिया जैसे ढह गई हो। वह नफरत जो उसने 16 साल तक पाली थी, अचानक अर्थहीन हो गई। वह अब प्रिया से नफरत नहीं करता था। उसे बस उस पर दया आ रही थी, उस सब के लिए जो उसे अकेले सहना पड़ा था। उसने उसे गलत समझा था, उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके दुबले पतले कंधे कांप रहे थे। 16 साल में पहली बार वह आदमी रोया था।
पछतावे एहसास, और यह जानकर कि वह गलत था के परम दर्द के आंसू। शांति जी और शर्मा जी उसे देखकर अपने आंसू नहीं रोक सके। वे बस चुपचाप वहां बैठे रहे ताकि वह अपनी सच्चाई का सामना कर सके। ठीक उसी समय प्रिया अंदर आई। उसने बाहर से अपनी मां की पूरी कहानी सुन ली थी। रोहन को रोते देखकर उसका दिल टुकड़ों में टूट गया। वह धीरे धीरे पास आई, उसके बगल में बैठ गई। इस बार वह रोई नहीं, उसने बस धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। रोहन, रोना बंद करो, सब कुछ बीत गया है। रोहन ने उसके हाथ की गर्मी महसूस की। उसने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए। उसका आंसुओं से भीगा चेहरा उसकी ओर था। प्रिया, मैं मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मैंने तुम्हें गलत समझा। प्रिया ने सिर हिलाया, एक उदास लेकिन शांत मुस्कान उसके होठों पर थी। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें शुरू में ही सच बताने की हिम्मत नहीं की। हम दोनों की गलती है। वे ऐसे ही खामोशी में बैठे रहे और किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। 16 साल के सारे दर्द, सारी गलतफहमियां जैसे घुल गई थीं। पिछले 16 सालों में प्रिया ने धीरे से फुसफुसाया, उसकी आवाज भर आई। मैं बस तुमसे एक बार फिर मिलना चाहती थी, बस एक बार तुमसे माफी मांगने के लिए। रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया। इतने सालों में पहली बार उसने जुनून रूप से उसका हाथ ढूंढा, उसका दुबला, पतला, खुरदरा हाथ उसके कोमल हाथ को कसकर पकड़ लिया। मैं भी, उसने कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूला। उस पल में वे अब अरबपति और अंधे सड़क गायक नहीं थे। वे बस प्रिया और रोहन थे। दो लोग जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, भाग्य से अलग हो गए थे और अब जीवन के तूफान के बीच एक दूसरे को फिर से पा लिया था। प्यार शायद समय के साथ फीका पड़ गया हो, लेकिन रिश्ता अभी भी वहीं था, गहरा और अक्षुण्ण। शांति जी और शर्मा जी चुपचाप कमरे से बाहर चले गए, दोनों के लिए निजी स्थान छोड़ गए। वे जानते थे कि इसी भेरन ही बिबूहुस की आधे पल से प्रिया और रोहन की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा। प्रिया का संकट एक ऐसे तरीके से हल हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरी सच्चाई जानने के बाद अमन की मदद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वहां शांति जी और शर्मा जी ने गवाह के रूप में खड़े होकर 16 साल पहले की पूरी दुखद कहानी सुनाई। गरीबी और रिश्तेदारों की साजिश से टूटे प्यार की कहानी ने लाखों लोगों के आंसू निकाल दिए। जनता का रुख 180 डिग्री बदल गया। आलोचना और घृणा से सहानुभूति और प्रिया के साहस और रिश्ते के प्रति सम्मान में शीतल के लिए उसकी गंदी चालें उजागर हो गईं। किसी पर नजर रखने, चोरी, छिपे वीडियो बनाने और किसी की इज्जत को बदनाम करने के लिए क्लिप जारी करने के कारण उसे समुदाय द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया और कानून का सामना करना पड़ा। विशाल प्रॉपर्टीज ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, शेयर गिर गए और शीतल को निकाल दिया गया। कुछ समय बाद अस्पताल ने सूचित किया कि रोहन के लिए एक उपयुक्त कॉर्निया मिल गया है। सर्जरी सफल रही। भले ही वह पूरी तरह से 10-10 ठीक नहीं हो सका, लेकिन रोहन अब धुंधली रोशनी फिर से देख सकता था। उसके लिए यह एक चमत्कार था। जिस दिन उसकी पट्टी हटी, पहला व्यक्ति जिसे उसने देखा, भले ही वह एक धुंधली परछाई थी, प्रिया थी। वह 16 साल बाद एक सच्ची खुशी की मुस्कान मुस्कुराया। वे पति पत्नी के रूप में वापस नहीं आए। दोनों समझते थे कि अतीत ने बहुत गहरे घाव छोड़े थे और अब उनकी जिंदगी दो बहुत अलग दुनिया में थी। वापस आना शायद दोनों को और भी असहज कर देता, लेकिन उन्होंने एक साझा रास्ता खोज लिया था, एक ऐसा बंधन जो प्यार से भी गहरा था। प्रिया ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा एक बड़ा चैरिटी फंड स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया, जो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समर्पित था। और फंड का पहला प्रोजेक्ट लीला जी की मुस्कान भोजनालय को एक बड़े बेहतर चैरिटी सेंटर में पुनर्निर्मित करना था।
सेंटर को एक नया नाम दिया गया, 16 साल भोजनालय। उद्घाटन समारोह में बहुत से गरीब मजदूर खुशी में शामिल होने आए। प्रिया एक कोने में खड़ी चुपचाप उस प्रतिष्ठान को देख रही थी जिसे उसने और रोहन ने मिलकर बनाया था। वह अब शानदार कपड़ों में अरबपति नहीं थी, बल्कि एक साधारण शर्ट और पैंट पहने एक महिला थी, जिसके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। छोटे से मंच पर रोहन ने अपना गिटार पकड़ा हुआ था। वह अब बिछड़ने के उदास गीत नहीं गा रहा था। उसने एक नया गीत गाया, एक उम्मीद और नई शुरुआत का गीत। उसकी आवाज अभी भी कर्कश, अभी भी देहाती थी, लेकिन अब दिल दहला देने वाली नहीं, बल्कि गर्म और विश्वास से भरी थी। शुक्रिया जिंदगी, हर सुबह जगाने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, एक और दिन देने के लिए। प्रिया भीड़ में खड़ी उसका गाना सुन रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कब से रो रही थी, लेकिन ये दर्द या पछतावे के आंसू नहीं थे, बल्कि शांति और संतोष के आंसू थे। जब गाना खत्म हुआ तो रोहन ने अपनी अभी भी थोड़ी धुंधली आंखों को उसकी ओर घुमाया और मुस्कुराया। प्रिया ने भी उसे देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया। 16 साल का तूफानी समय बीत चुका था। अंत में उन्होंने अपनी आत्मा के लिए एक शांतिपूर्ण आश्रय पा लिया था। पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के बाकी सफर में एक दूसरे के साथ चलने वाले, एक साथ प्यार फैलाने वाले सच्चे दोस्तों के रूप में। दोस्तों, आप सब यह कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा सलामत और शांति से रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर सुनाएं, ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।